हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम्स मेड सिंपल में आप सभी का स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डील विद एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन पॉलिटी, दैट इज़ द ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ वेरियस स्टेट्स। सो क्यों हम इस टॉपिक को हमने उठाया है, क्योंकि अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखें, सो रिसेंटली देयर वर इलेक्शंस वर हेल्ड इन फ्यू स्टेट्स एंड देयर वर न्यू चीफ मिनिस्टर्स इलेक्टेड। तेलंगाना में जैसे आपने देखा, और मिज़ोरम में आपने देखा, एमपी में देखा, इवन राजस्थान के जैसे स्टेट्स में भी इलेक्शंस अभी हुए हैं एंड न्यू सीएम्स हैव बीन इलेक्टेड। तो ये अभी न्यूज़ में हो जाता है। प्लस दूसरा एक जो इम्पॉर्टेंट रेलिवेंस है वो ये है कि इफ़ यू वुड सी द पेपर ऑफ यूपीएससी, you will recognize that UPSC is slowly shifting towards asking more questions from the state legislature front. आप इस बार का मेंस पेपर उठा लीजिए, पिछली बार का प्रीलिम्स पेपर उठा लीजिए, यू विल फाइंड क्वेश्चंस ऑन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेचर। सो चीफ मिनिस्टर इन दैट कॉन्टेक्स्ट बिकम्स अ हॉट टॉपिक। तो इसलिए हम इस वीडियो में चीफ मिनिस्टर्स को क्विकली एक रिवाइज, एक रिकैप करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कैसे अपॉइंटमेंट है, क्या पावर्स वगैरह चीफ मिनिस्टर के होते हैं। सबसे पहले आ जाता है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स क्या हैं चीफ मिनिस्टर के रिगार्डिंग। सो द फर्स्ट इज आर्टिकल 163। तो ये कहता है कि देयर शेल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा जो गवर्नर को एड और एडवाइस करेगा। आर्टिकल 164 क्या कहता है कि जो चीफ मिनिस्टर होता है स्टेट का, सीएम, he or she is appointed by the governor and the other ministers are appointed by the governor on his aid and advice. Thirdly, there is article 167 जो बताता है ड्यूटीज ऑफ सीएम विथ रेस्पेक्ट टू द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द गवर्नर। सो ये कहता है, जो इसका पार्ट ए है, सब पार्ट ए है, वो कहता है कि गवर्नर ऑफ द स्टेट को कम्युनिकेट करना सारे डिसीजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन। जो इसका पार्ट बी है वो ये कहता है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन को फर्निश करना जो एडमिनिस्ट्रेशन और अफेयर्स ऑफ द स्टेट से रिलेटेड है, और प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन जो गवर्नर मांगता हो फ्रॉम टाइम टू टाइम। The C part says that if the governor so requires to submit for the consideration of the Council of Ministers any matter on which a decision has been taken by a minister but which has not been considered by the Council of Ministers. तो ऐसा हो सकता है कि कोई एक मिनिस्टर जिसने डिसीजन ले लिया हो लेकिन उसने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को वो सबमिट नहीं किया हो, तो उस स्थिति में भी सबमिट करना पड़ सकता है अगर गवर्नर बोलता है तो। आर्टिकल्स आपको पता होना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब मेंस आंसर राइटिंग में आप क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आपको इंट्रोडक्शन बनाने में हेल्प करता है। प्लस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में डायरेक्टली, इफ़ यू वुड रिमेंबर, क्वेश्चन जैसे आर्टिकल 142 से आया था, ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इसलिए आर्टिकल्स पता होना ज़रूरी है। अब देख लेते हैं इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो अपॉइंटमेंट जो होता रहा है कन्वेंशनली, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। कई बार यूपीएससी में प्रीलिम्स में ये स्टेटमेंट बन करके आता है कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको ये स्टेटमेंट बना के दे दिया कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इज अपॉइंटेड, सो दिस विल बी रॉन्ग बिकॉज दिस इज अ पार्लियामेंट्री कन्वेंशन देन, और द कन्वेंशन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। फिर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है when no party would have a clear majority, then the governor becomes powerful and he can exercise his personal discretion and he can appoint any person as a chief minister. But उस समय क्या होगा, अगर किसी पर्सन को अपॉइंट कर दिया एज अ सीएम, ही हैज़ टू सीक अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस विद इन अ मंथ। ये टाइम फ्रेम भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक महीने के भीतर भीतर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना होता है। यहाँ पे आपको यूपीएससी कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि आप एक और क्लॉज जहाँ बनता है वो कहता है कि आप 6 महीने तक मिनिस्टर रह सकते हैं, तो उससे कंफ्यूज नहीं करना है हमें। हमें ये ध्यान रखना है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आपको विद इन अ मंथ ही लेना पड़ता है। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच नीड्स टू बी स्ट्रेस्ड एंड रिमेंबर्ड। फिर अगला है कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिक्वायर दैट द पर्सन मस्ट प्रूव हिज मेजॉरिटी बिफोर ही और शी इज अपॉइंटेड एज सीएम। अभी जहाँ पे भी इस तरह का कन्वेंशन, कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज़ें आती हैं, सो यू शुड बी वेरी अलर्ट वाइल रीडिंग दीज थिंग्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता है कि किसी व्यक्ति को अपनी मेजॉरिटी पहले प्रूव करनी पड़ेगी सीएम अपॉइंट करने से पहले, ठीक है। उसके बाद क्या है कि एक पर्सन कोई ऐसा भी हो सकता है जो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है, उसको भी सीएम आप अपॉइंट कर सकते हो, लेकिन उसको 6 महीने के भीतर भीतर इलेक्ट होना पड़ेगा। इसमें एक एक्सेप्शन है जो हम लास्ट में डील करेंगे सुप्रीम कोर्ट केसेस में, वहाँ आपको समझ में आएगा। नाउ ही कैन बी ए मेंबर ऑफ एनी ऑफ द 2 हाउसेज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। जहाँ पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों हैं, वहाँ पे वो किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि टर्म जो होती है सीएम की फिक्स नहीं होती है,
and he or she holds office during the pleasure of the governor. लेकिन यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि गवर्नर अपनी मर्जी से कभी भी इसको ऐसा नहीं कि हटा सकता है, क्योंकि उसको आप तब तक डिसमिस नहीं कर सकते हो जब तक मेजॉरिटी सपोर्ट है, एंड दिस इज द बेसिक बेसिस ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस. नेक्स्ट, पावर्स. तो पावर्स हम सारी नहीं देखेंगे, यू कैन रेफर लक्ष्मीकांत फॉर दैट. हम केवल इंपॉर्टेंट पावर्स देखेंगे जहाँ पर हमसे मिस्टेक हो सकती है, जो याद रखने लायक है. पहला है कि गवर्नर अपॉइंट्स ओनली दोज पर्सन्स एज मिनिस्टर्स एज रिकमेंडेड बाय हिम. हिम का मतलब चीफ मिनिस्टर. एलोकेशन एंड रीशफलिंग ऑफ पोर्टफोलियोज करता है सीएम. He or she can bring about a collapse of Council of Ministers by resigning from office. This is a very important point. कि अगर सीएम रिजाइन कर देता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कोलैप्स हो जाता है. फिर he or she advises governor as regards to summoning and proroguing of sessions of state legislative assembly. ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान में अभी जो प्रोरोगी और समन करने का इशू हुआ था, उस कॉन्टेक्स्ट में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है. फिर उसके बाद वाइस चेयरपर्सन की तरफ सर्व करते हैं जोनल काउंसिल का बाय रोटेशन. मतलब जो कंसर्न जोनल काउंसिल होगा वो स्टेट जिस भी जोनल काउंसिल में आ रहा होगा वहाँ का वाइस चेयरमैन के तौर पे सर्व करेंगे. फिर ही और शी इज़ ऑल्सो द पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विसेज. तो ये भी ध्यान रखना है. अब एक इम्पॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट केस है. सुप्रीम कोर्ट केस भी इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि आपको, अगर आप इस समय का पैटर्न देखेंगे स्पेशली मेंस का, तो वहाँ पे आपसे एक्सप्लिसिटली केस लॉज पूछ ले रहा है. जैसे इस बार जेंडर वाला क्वेश्चन आया था, उस पर एक्सप्लिसिटली आपसे केस लॉज पूछा हुआ था. सो यू शुड रिमेंबर. तो इसमें इंपॉर्टेंट केस कौन सा है? द इम्पॉर्टेंट केस इज BR कपूर वर्सेस तमिलनाडु केस. इसमें कुछ गाइडलाइंस ले डाउन की गई थी. तो इसने बोला था कि जो भी व्यक्ति अगर डिस्क्वालीफाइड है इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने का आर्टिकल 164 में, उसको एज अ सीएम अपॉइंट नहीं किया जाएगा. सेकेंडली, कोई आर्बिट्ररी अपॉइंटमेंट नहीं होगा कि आपने किसी को भी इस तरह से बना दिया. उसमें कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरियाज दी गई थी. और एक बात और कही गई थी कि देयर विल बी नो रिपीट अपॉइंटमेंट्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स. अगर 6 महीने में कोई व्यक्ति इलेक्ट नहीं हो पाता है आइदर ऑफ द हाउसेज में, तो आप उसका रिपीट अपॉइंटमेंट करने से बचेंगे. सो यू शुड रिमेंबर द BR कपूर वर्सेस तमिलनाडु केस और उसमें क्या बोला गया था. ठीक है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो, please do like, share and subscribe. Thank you.